नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ चुनाव अलग अलग चुनाव होते हैं, उनके अलग अलग संदेश होते हैं। वैसे ज़्यादातर चुनाव जो है सरकार बदलने के लिए होते हैं या उस सरकार को बनाए रखने के लिए होते हैं। तो चुनाव से तय होता है जो पार्टी सत्ता में है वो बनी रहेगी या कोई नई पार्टी सत्ता में आएगी, मतलब सरकार बनी रहेगी या सरकार बदल जाएगी। लेकिन कुछ चुनाव होते हैं जो राजनीति को बदलते हैं। मेरा मानना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा ही चुनाव है जो देश की राजनीति को बदलेगा। तो किस तरह से बदलेगा? देश में अगर आप याद करें, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे कमज़ोर होती गई वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों का उभार होता गया, क्षेत्रीय दल ताकतवर होते गए और जहाँ से उन्होंने कांग्रेस को उखाड़ा, कांग्रेस का जो जनाधार था उसको हासिल किया, वहाँ फिर कांग्रेस को पनपने नहीं दिया। ये आप तमिलनाडु में देखेंगे, ये बंगाल में देखेंगे, ये आप जो है उड़ीसा में देखेंगे, ये आप बिहार में देखेंगे, ये आप महाराष्ट्र में देखेंगे। तमाम ऐसे राज्यों की गिनती की जा सकती है जहाँ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस तो कमज़ोर हुई, क्षेत्रीय दल क्यों बढ़े? वो इसलिए बढ़े कि कोई राष्ट्रीय दल इस स्थिति में नहीं था कि कांग्रेस जो जगह खाली कर रही है उसको भर सके। तो क्षेत्रीय दलों ने उस जगह को भरा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका था 1980 में, कह सकते हैं आप। एक तो मौका था 1969 में जब कांग्रेस में स्प्लिट हुई, उसके बाद मौका मिला था। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी बनी और उसके बाद जनता पार्टी टूटी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस समय से लेकर अयोध्या आंदोलन के समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का उस तरह से विस्तार नहीं कर पाई। न तो सामाजिक आधार बढ़ा पाई उस पैमाने पर और न ही भौगोलिक अपना आधार बढ़ा पाई जो कांग्रेस की जगह ले सके, यानी कांग्रेस को रिप्लेस कर सके। तो इंतज़ार करना पड़ा हमें 2014 का, नरेंद्र मोदी के आने का। 1984 1984 आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला लोकसभा में। उसके बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की शक्ल देखने को नहीं मिली और भविष्य में मिलने वाली है ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो मजबूत हुई, जिनको कांग्रेस कमज़ोर नहीं कर पाई, तोड़ नहीं पाई, अपनी जगह उनसे हासिल नहीं कर पाई, अपना जो जनाधार था वो उनसे वापस नहीं ले पाई, तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उनसे समझौता करने लगी। उनके साथ मिलकर जिन्होंने उसको ख़त्म किया था उन्हीं के साथ खड़ी हो गई, यानी जिसने मारा उसी के साथ खड़ी हो गई। तो एक नई तरह की राजनीति ने जन्म लिया कि जिस राष्ट्रीय दल का जनाधार क्षेत्रीय दल ने लिया, उन दोनों का गठबंधन होने लगा। आपने सबसे पहले इसका नज़ारा जो है वो तमिलनाडु में देखा। तमिलनाडु में 1967 में कांग्रेस हारी, फिर आज तक लौट कर नहीं आई। तो वो कभी अन्ना द्रमुक कभी द्रमुक के साथ जो है गठबंधन करती है। यही स्थिति उसकी बिहार में है, बंगाल में है। महाराष्ट्र में 2014 के बाद वो लौट कर नहीं आई है। बंगाल में तो 47 साल से लौट कर नहीं आई है। उड़ीसा में 24 साल से ज़्यादा का समय हो गया कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट कर नहीं आई। तो क्षेत्रीय दल कौन कौन से उभरे जो बहुत ताकतवर हैं? उसमें सबसे पहले तमिलनाडु की बात करनी होगी। डीएमके है, एआईडीएमके। जयललिता के निधन के बाद से एआईडीएमके में 3 वे स्प्लिट हो गई, पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। और मेरा मानना है कि वो इस चुनाव में अगर तीसरे नंबर पर खिसक जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। द्रविड़ राजनीति जो है उससे एक तरह से तमिलनाडु के लोग ऊब चुके हैं। एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, ये सिलसिला इस चुनाव के बाद टूटने वाला है। डीएमके अभी कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन एआईडीएमके बहुत कमज़ोर हो गई है। तो एक जगह खाली हुई है, उसको भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। उसको भरने में उसको कितना समय लगेगा, केवल इसी का इंतज़ार है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की नंबर 2 की पार्टी बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके का वर्चस्व जितना भी था डीएमके के बराबर का या उससे थोड़ा कम, वो खत्म होने जा रहा है। तो ये चुनाव एक तरह से एक क्षेत्रीय दल को तमिलनाडु के
जो बड़ा दल था उसके जनाधार के खात्मे की मुनादी कर रहा है, उसकी घोषणा कर रहा है। एक परिवर्तन, बड़ा राजनीतिक परिवर्तन तो तमिलनाडु में आने जा रहा है, जब एक राष्ट्रीय दल एक क्षेत्रीय दल की जगह ले रहा है। अभी तक जो प्रोसेस था इसका ठीक उल्टा था कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल का जनाधार लेकर ताकतवर होकर उस राज्य में उभर रहे थे, सत्ता में आ रहे थे और लंबे समय तक सत्ता चला रहे थे। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद कांग्रेस लौट कर नहीं आई, तो 1977 में सीपीएम के नेतृत्व में वाम मोर्चे की सरकार बनी जो 34 साल चली, 34 साल पूरे। और उसके बाद 2011 में उस 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने, और तब से उनकी सरकार चल रही है। ये चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पराभव का या उसकी गिरावट का कहें या उसके क्षरण का सबसे उत्कर्ष का समय होगा, जब उसकी गिरावट, शिखर तो नहीं कहना चाहिए, शिखर शब्द जो है उल्टा हो जाएगा, जब उसकी गिरावट जो है अपने सबसे निचले ढलान पर होगी। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके अलावा जिस तरह की राजनीतिक हिंसा उनकी पार्टी कराती है और उनकी सरकार उसको संरक्षण देती है, उससे लोग ऊब चुके हैं। तो जो 2011 में हुआ था, 2024 के बाद वैसा होने की उम्मीद पश्चिम बंगाल में है। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों के विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाले हैं। तो याद रखिए उस समय जो है परिस्थितियां इन दोनों राज्यों की बदली हुई होंगी। तमिलनाडु के बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वहाँ पर सरकार बदल जाएगी, डीएमके सत्ता से हट जाएगी, ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन डीएमके को बहुत स्ट्रांग चैलेंज मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी से 2026 में। एआईडीएमके जो है वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। पश्चिम बंगाल में लेकिन ये बात कही जा सकती है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की पूरी संभावना है। आ पाएगी, आखिरी मिनट पर फिसल जाएगी, ये सब नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना तय है कि 2026 जो है अगर भारतीय जनता पार्टी चूकी तो हो सकता है लंबे समय तक के लिए चूक जाए, और ममता बनर्जी अगर 2026 में सत्ता से बाहर हुई तो लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर रहेंगी। ये पश्चिम बंगाल का ट्रेंड है। उनको सत्ता में 16 साल हो जाएंगे 2026 में। तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों की राजनीति बदलने जा रही है। यानी इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का क्षरण हो रहा है, क्षेत्रीय दल नीचे जा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, और राष्ट्रीय दल जो भाजपा है वो उभर कर सामने आ रही है। तीसरा राज्य जिसकी बात करेंगे पंजाब। पंजाब की राजनीति में मेरा मानना है कि इस 2024 के चुनाव में आमूल परिवर्तन होने जा रहा है। आज़ादी के बाद से पंजाब की राजनीति में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, इन दोनों का दबदबा रहा है। ये सरकार में आते जाते रही हैं दोनों पार्टियां। दोनों पार्टियां इस समय बहुत कमज़ोर है, ख़ासतौर से श्रोमणी अकाली दल की हालत बहुत ख़राब है। सुखबीर बादल उसको वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं जो प्रकाश सिंह बादल ने दिया। न तो सुखबीर बादल की वैसी साख है, न विश्वसनीयता है, न उस तरह का जनाधार बचा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से अलग होकर एक संदेश दिया है कि हम अब अकाली दल के साथ नहीं हैं, तो अकाली दल का जो बैगेज था उसको हमने उतार कर फेंक दिया है। तो हमारे बारे में नए सिरे से विचार कीजिए। जिस तरह से जिस बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो बदलती हुई हवा का संकेत है, संदेश है कि पंजाब की राजनीति बदल रही है। 24 में कितना बदल जाएगी ये पता नहीं, लेकिन 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये मैं आज ही कह सकता हूँ। 24 में भी आपको बदलाव दिखाई देगा, या कहें 27 की आहट सुनाई देगी 2024 में। तो अकाली दल एक क्षेत्रीय दल, जो मजबूत क्षेत्रीय दल था, जो आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस को चुनौती देता था, उसकी चुनौती खत्म होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में आज बात नहीं करूंगा, उसकी हालत ऐसी है कि वो 2027 तक वो पार्टी रहेगी भी या नहीं, इसके बारे में कहना जो है बड़ा मुश्किल है। इसलिए आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगा पंजाब के संदर्भ में। वैसे भी लोकसभा चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी चाहे
पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, लोग उसकी तरफ देखते नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अकाली दल एक राजनीतिक दल के रूप में अपने सबसे निम्नतम स्तर पर होगा प्रदर्शन के मामले में, इतनी बात आज कही जा सकती है। और उसकी जगह यानी कांग्रेस के मुकाबले अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उसके संकेत अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू और सिख दोनों समुदायों को जोड़ने की, दोनों समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास उनकी जो तवज्जो है पंजाब पर और ख़ास तौर से सिख राजनीति पर, उसका असर आपको 24 में दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन उसका फल आपको जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। चौथा राज्य है उड़ीसा। एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, कांग्रेस सत्ता में रहती थी, बीच में कोई क्षेत्रीय दल कुछ समय के लिए आ गया तो आ गया, नहीं तो कांग्रेस की ही सत्ता थी। सन 2000 में बीजू जनता दल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर धकेला। नवीन पटनायक नेता बनकर उभरे उड़ीसा के, तो 2000 और अब है 2024। पिछले 24 साल से लगातार नवीन पटनायक सत्ता में हैं। उनकी बीजू जनता दल पार्टी जो है वो सत्ता में है, लेकिन इस बार उनकी पार्टी और उनकी सरकार दोनों कमज़ोर विकेट पर है। और इन दोनों को चुनौती अगर मिल रही है तो कांग्रेस से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें काफ़ी बढ़ाने जा रही है, वोट शेयर भी बढ़ाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी उसका रब ऑफ इफेक्ट आएगा। और मोदी की अपील और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जो सामाजिक आधार में उसने अपने बढ़ोतरी की है, और उसके साथ साथ बीजू जनता दल बीजेडी के खिलाफ जो माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सबको अगर आप जोड़ लें तो आपको दिखाई देगा कि उड़ीसा में बीजू जनता दल को रिप्लेस कर सकती है भाजपा। कर पाएगी या थोड़े से चूक जाएगी, ये अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है सत्ता में आने के। और भारतीय जनता पार्टी अगर 4 जून को उड़ीसा में सत्तारूढ़ पार्टी बन जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। 5वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य बना 2014 में, उससे पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना राज्य बनने के बाद बीआरएस और उसके नेता चंद्रशेखर राव वो नेता बनकर उभरे राज्य के, उनकी पार्टी सत्ता में आई, 2014 में आई, फिर उन्होंने थोड़ा जल्दी चुनाव कराया, 2018 में विधानसभा चुनाव कराया, फिर जीते। लेकिन 2023 में वो चुनाव हार गए और बुरी तरह से हार गए। अब तेलंगाना की राजनीति जो है उसने एक नया मोड़ लिया है। तेलंगाना में अब कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार है, और लोकसभा चुनाव में जो लड़ाई है, जो एक दूसरे को चुनौती देने वाली पार्टियां हैं, उसमें बीआरएस का नाम कहीं नहीं है। वो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो बीजेपी की जो स्थिति है और प्रधानमंत्री की जो अपील है, लोकसभा का चुनाव है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बन जाए। उसने अपना जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, संगठन को मजबूत किया है, उसको बांदी संजय कुमार के रूप में एक नया स्थानीय नेतृत्व भी मिला है, जिसकी अपील है, जिसकी लोकप्रियता है। तो कुल मिलाकर इन 5 राज्यों की राजनीति इस लोकसभा चुनाव के नतीजे बदलने जा रहे हैं। 5 राज्यों की राजनीति बदल रही, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वो प्रोसेस उल्टा होने जा रहा है। जो एक समय शुरू हुआ था लेट 60s में कांग्रेस के पतन के साथ, वो बीजेपी के उत्थान के साथ वो प्रोसेस अब उल्टा चलने जा रहा है। यानी उस समय क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दल का आधार, जनाधार जो है उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वो वर्चस्व टूट रहा है और उसका फ़ायदा मिल रहा है एक राष्ट्रीय दल को जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कांग्रेस पार्टी पिछले 4-5 दशकों में नहीं कर पाई, वो काम करने जा रही है। क्षेत्रीय दलों से सत्ता अपने हाथ में लेने जा रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है देश की राजनीति में, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, विधानसभा के चुनाव आएंगे, इसका असर आपको और ज़्यादा दिखाई देगा।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।